तो साथियों, आज का अपना टॉपिक है भारत में जलवायु। और भारत में जलवायु जो टॉपिक है, इस टॉपिक को संपूर्ण रूप से मैं 50 प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या सहित आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। और अगर आपने ये 50 प्रश्न अच्छी तरह से कंठस्थ कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो भारत में जलवायु टॉपिक से संबंधित आपका प्रश्न निश्चित रूप से सही होगा। और आपके हर प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी में एक प्रश्न जलवायु के संदर्भ में निश्चित पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, असत्य कथन बताइए। तो साथियों, ये मैंने 4 कथन लिखे हैं और इसमें प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो ये असत्य कथन में मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये 4 प्रकार की जानकारियां कथनों के माध्यम से पता चल जाएं। तो पहला कथन है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो आपको पता चल गया भारत में अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से होती है। तो उत्तर आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अरावली की ऊंचाई कम होने तथा दिशा पवनों के समानांतर होने से वर्षा लाने में असमर्थ है। तो ये राजस्थान के संदर्भ में है कि अरावली के पश्चिम में जो है वर्षा कम क्यों होती है, क्योंकि अरावली की ऊंचाई कम है तथा दिशा जो है पर्वतीय श्रृंखला की वो पवनों के समानांतर है, जिसकी वजह से जो मानसूनी हवाएं हैं वो वर्षा लाने में असमर्थ होती हैं। तीसरा है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में समुद्र स्थित था, बाद में इसका संकुचन हो गया तथा जलवायु में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ और मरुस्थलीय दशाएं उत्पन्न हुई। ये भी बिल्कुल सही कथन है। चौथा कथन है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करता है। तो साथियों, पश्चिमी घाट आप सभी जानते हैं, ये गुजरात है। गुजरात के नीचे का जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट है और केरल से लेकर जो पश्चिमी बंगाल तक का जो क्षेत्र है पूरा, ये है पूर्वी घाट। तो इसमें कह रहा है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करता है। तो ये कथन गलत है। सही कथन क्या है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो पश्चिमी घाट पर जो है वो वर्षा की मात्रा पूर्वी घाट की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती है। तो ये चारों के चारों तथ्य आप ध्यान में रखिए। निश्चित रूप से इनमें से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आई बार परीक्षाओं में आता है प्रश्न, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। देखिए साथियों, इसका तात्पर्य भी पूछा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है हवाओं की दिशा में परिवर्तन। तो मानसून का शाब्दिक अर्थ क्या है या इसका तात्पर्य क्या है, तो सीधा सा उत्तर आएगा हवाओं की दिशा में परिवर्तन। और किस भाषा का शब्द है मानसून, तो अरबी भाषा का शब्द है। शीतकाल में देखिए साथियों, हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं तथा मानसून काल, जिसको ग्रीष्म काल कहा जाता है, में हवाओं की दिशा जो है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप तथा निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, इसके कारण प्रवाहित होती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है ग्रीष्म काल में उच्च ताप तथा निम्न दाब जो है वो हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं। इसके कारण क्या प्रभावित होती है, इसके कारण दक्षिणी पूर्वी मानसूनी हवाएं प्रभावित होती हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आता है। ऐसे कैसे शब्द आते हैं, तो आप ध्यान में रखिए, दक्षिणी पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सूखा स्थल है। तो सूखा स्थल है लेह। और आप जानते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है ये, लद्दाख की राजधानी। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो सर्वाधिक डेली टेम्परेचर में जो अंतर पाया जाता है, दैनिक तापांतर में जो अंतर पाया जाता है, वो पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। आप सभी जानते हैं ये बात, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र की ये विशेषता है कि यहाँ मिट्टी जल्दी ठंडी हो जाती है तथा जल्दी ही गर्म भी हो जाती है। अतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में साथियों दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? ये एकदम सिंपल से सवाल है। मानसून के सामान्य महीने होते हैं जून से सितंबर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? तो भारत में जो है वर्षा का जो मौसम होता है वो जून से सितंबर का ही होता है मोस्टली, लेकिन तमिलनाडु जो है उसमें मानसून के सामान्य महीने जो होते हैं वो आप क्या बताएंगे? नवंबर और दिसंबर। तमिलनाडु में वर्षा शीतकाल में लौटते हुए मानसून से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वर्षा शीतकाल के दौरान लौटते हुए मानसून से होती है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, अमृतसर तथा शिमला। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। अमृतसर तथा शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु फिर भी दोनों स्थानों की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। तो देखो साथियों, दोनों स्थान एक ही अक्षांश पर हैं तो कायदे से दोनों स्थानों की जलवायु में भी समानता होनी चाहिए, लेकिन दोनों स्थानों की जलवायु में भिन्नता है, डिफरेंस है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है ऊंचाई में भिन्नता के कारण। तो आप ऊंचाई बताएंगे इसकी प्रमुख इसका कारण। तो स्थल से ऊंचाई की ओर जाते हुए आपको पता है तापमान में कमी आती है, अतः जलवायु में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले प्रश्न का पहला बिंदु यही था कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अब देखिए साथियों, भारत में मानसून की दो शाखाएं हैं। इसके संदर्भ में प्रश्न आता है, मानसून की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है अरब सागर की शाखा, इससे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा। ये ध्यान में रखिए आप कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। ये कौन सी शाखा है मानसून की? तो ये है अरब सागर की शाखा। दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी मानसून की शाखा। तो दक्षिणी पूर्वी मानसून की शाखा हो गई बंगाल की खाड़ी, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा हो गई अरब सागर की शाखा। और एक प्रश्न आता है साथियों, भारत में लगभग कितना प्रतिशत जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है? क्योंकि आप ये जान चुके हैं कि सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, या जिसे हम अरब सागर की शाखा कहते हैं। तो ये प्रश्न ये भी आता है कि कितना प्रतिशत। तो कई बार तो परीक्षाओं में क्या सिंगल परसेंटेज दे देता है, 70%, 75%, 80%, 85%। तब तो आप कर देना 75%, 75%। अगर इस तरह से ऑप्शन आए 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, तो उत्तर आप करेंगे 70 से 75%। 70 से 75% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो साथियों, प्रश्न जैसा एक ही था ये कि सर्वाधिक वर्षा कहां से प्राप्त होती है। इसी में देखो आपको दोनों शाखाओं के बारे में बता दिया, कितना प्रतिशत वर्षा जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो आप इनको केवल 50 क्वेश्चनों के रूप में मत लें, आप हर प्रश्न की व्याख्या के साथ गणना करेंगे तो आप लास्ट में यही पाएंगे कि वास्तव में भारत की जलवायु से संबंधित हमारा प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होगा। और साथियों, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है। आपका यदि कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम देने से पहले हाई है तो दुनिया की कोई ताकत आपको असफलता नहीं दिला सकती। आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु है, और लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है यहाँ पर। तो उत्तर पूर्वी मानसून को ही लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। तो या तो प्रश्न आ जाता है कि भारत के किस राज्य में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो भी तमिलनाडु आएगा। और इसी लौटते हुए मानसून का दूसरा नाम क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून। तो विद्यार्थी इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किताब में तो पढ़ा था कि लौटते हुए मानसून से होती है, यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है लौटता हुआ मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून को ही साथियों लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। अब देखिए, सितंबर महीने में लौटते हुए मानसून से ही तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों व आंध्र प्रदेश में भी वर्षा होती है। तो तमिलनाडु के साथ अगर आंध्र प्रदेश भी आ जाए
तो दोनों ही राज्य उत्तर सही होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जो राज्य है साथियों वो है केरल, क्योंकि यहीं जो है अपना दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, अरब सागर की शाखा वाला मानसून जो है सबसे पहले प्रवेश करता है। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? तो ये होती है पश्चिमी घाट में। आपको पता है पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, हमने पढ़ा है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में और इसके अलावा मेघालय में। मेघालय में तो पर्टिकुलर आपको स्थान दिया जाएगा, वो है मासिन राम। ये आगे प्रश्न आएगा साथियों। और मासिन राम से पहले मेघालय में स्थान था चेरापूंजी, जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती थी। अब कहां होती है विश्व में सर्वाधिक वर्षा? तो मेघालय के मासिन राम स्थान पर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो देखिए साथियों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में सबसे ज्यादा वर्षा आपको पता चल गया है कि ये केरल में होती है। और सबसे कम जो वर्षा होती है उसके संदर्भ में देखो मैंने चारों ऑप्शन लिखे हैं, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल आता है तो यही चारों ऑप्शन दिए जाते हैं, तो मैंने इसी वजह से चारों ऑप्शन लिखे हैं। तो कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई और दिल्ली। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में। तो देख लीजिए साथियों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर से आता है, आप सभी को पता है। और चेन्नई जो है वो कौन से तट पर है? पूर्वी तट पर है। चेन्नई तक इस मानसून की शाखाएं नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहां होती है? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी हमारा भारत देश प्यासी धरती का देश समझा जाता है। बिल्कुल सही बात है, वर्षा बहुत होती है लेकिन फिर भी हमारा देश जो है वो प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए साथियों, इसमें जो ऑप्शन आते हैं वो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग आते हैं, तो मैंने वो सारी चीजें आपको एक साथ लिख दी हैं ताकि आपको आसानी से इसका उत्तर देने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, एक तो कारण ये है कि वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, क्योंकि लगभग 12 महीनों में से 8 महीने ऐसे होते हैं जब वर्षा नहीं होती है, और मुख्यतः जून से सितंबर ये जो 4 महीने हैं इसी में वर्षा होती है भारत में, तो ये भी एक कारण है। दूसरा है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, क्योंकि जो वर्षा का जो पानी है वो बहुत ही तेजी के साथ जो है वो बह जाता है। तीसरा जो कारण है वो है पानी का भाप बनकर उड़ जाना। तो इस तरह से इनमें से कोई सा भी कारण आ जाए या तीनों एक साथ आ जाएं तो उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी कारण सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है? पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में यही प्रश्न रिपीट होता है। तो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है, जिनको कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो उत्तरी मैदानों में शीतकाल के दौरान वर्षा किनके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। अब देखिए, थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूं इसके संदर्भ में। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं, पश्चिमी विक्षोभों की जो उत्पत्ति है ये विषुवत रेखा या भूमध्य सागर से होती है, मेडिटेरेनियन सी जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से होती है, तथा यह ईरान होते हुए अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान होते हुए भारत में आता है और उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु के दौरान वर्षा करता है। अगला प्रश्न है, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा का कारण है। तो आप ये जान चुके हैं कि मेघालय में जो है मासिन राम स्थान पर जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो प्रश्न यहाँ पर पर्टिकुलर किसी स्थान से संबंधित नहीं आया है, राज्य दिया आपको मेघालय में सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है। तो सर्वाधिक वर्षा का कारण यही है कि बंगाल की खाड़ी की अधिक आर्द्र हवाओं का यहाँ सीधा टकराना तथा गारो खासी व जयंतिया पहाड़ी की कीपनुमा आकृति। तो इसमें दो मैंने कारण बताए हैं, कोई सा भी कारण आपको परीक्षा में दिया जा सकता है। एक कारण तो यह है कि बंगाल की खाड़ी की अधिक
आर्द्र हवाओं का यहाँ सीधा टकराना, और दूसरा कारण है गारो खासी व जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, उनकी आकृति कैसी है, कीपनुमा आकृति है। तो ये दोनों कारण हैं कि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि किस प्रदेश में पाई जाती है? तो मानसून ठहरने की सबसे कम अवधि जो है वो पाई जाती है पंजाब में। अच्छी तरह ध्यान में रखिए, कई बार जो है ये प्रश्न रिपीट होते हैं, क्योंकि भारतीय जलवायु के संदर्भ में यही प्रश्न बनते हैं जो मैंने आपके बीच प्रस्तुत किए हैं। यही प्रश्न घूम फिरा के आई बार किसी न किसी परीक्षा में अपना जो है शब्द का परिवर्तन करते हुए वही प्रश्न जो है एक्यूरेट आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हालांकि पंजाब में वर्षा अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फसलें भी अच्छी उत्पन्न होती हैं, आर्थिक दृष्टि से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में किसानों की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर आया है, मानसून सबसे कम अवधि के लिए कहाँ ठहरता है? तो ये ठहरता है पंजाब में। अगला प्रश्न है, मानसून की सबसे कम अनियमितता पाई जाती है। तो सबसे कम अनियमितता जो पाई जाती है वो पाई जाती है उत्तर पूर्वी भारत में। जैसे हमारे राजस्थान में जो है वो अनियमितता बहुत अधिक पाई जाती है। अनियमितता का मतलब है कभी वर्षा कम होना, कभी ज़्यादा होना, कभी होना ही नहीं। तो सबसे कम अनियमितता कहाँ पाई जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो ये आप जानते भी होंगे, सर्वाधिक वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा। अगला प्रश्न है, किस ऋतु में भारत के भीतरी भागों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक मिलता है? तो भारत के इंटीरियर पार्ट्स में भीतरी भागों में जो डेली टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है वो सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है शीत ऋतु के दौरान। अगला प्रश्न है, शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि किसका सूचक माना जाता है? तो शीत ऋतु में रात्रि में यदि टेम्परेचर तापमान बढ़ रहा है तो ये किसका इंडिकेशन है, किसका सूचक है? तो ये है पश्चिमी विक्षोभों के आने का। तो ये आप ध्यान में रखिए, पश्चिमी विक्षोभों के आने का सूचक है ये शीत ऋतु में रात्रि में तापमान में वृद्धि होना। अगला प्रश्न है, भारत में औसत वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है, एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है, औसत वार्षिक वर्षा है। तो साथियों ये 2-3 प्रकार से प्रश्न आता है। तो इसमें देखो, एक तो प्रश्न जो ये आता है औसत वार्षिक वर्षा, इसमें इस तरह से ऑप्शन आते हैं 112 से 125, 100 से 120, 110 से 140, इस तरह के ऑप्शन आए। अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो ये ऑप्शन आएगा 112 से 125। अगर 110 से 125 सेंटीमीटर दे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सिंगल डिजिट दे कि 110 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, तो उस स्थिति में उत्तर याद रखिए हमेशा 118 सेमी जो वर्षा है वो है भारत की औसत वार्षिक वर्षा। इसके अलावा देखिए, दक्षिणी भारत में जो है वर्षा ज़्यादा होती है, आप सभी जानते हैं 200 सेमी जो है वो औसत आती है भारत के दक्षिणी भारत में, और उत्तरी भारत में जो औसत आती है वार्षिक वर्षा की वो आती है 110 सेमी। और अगर औसत वार्षिक वर्षा पूछे तो उत्तर आएगा 118 सेमी। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी विक्षोभों, मानसून पूर्व, मानसून के समय एवं प्रत्यावर्तित मानसून, इसका मतलब लौटता हुआ मानसून के समय वर्षा का अनुपात कितना प्राप्त होता है? तो देखियो, सारी की सारी बातें मैंने एक साथ लिख दी हैं। पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा का अनुपात है वो सबसे कम होता है 3%। ध्यान में रखिएगा, मानसून पूर्व, मानसून के आने से पहले जो वर्षा का अनुपात होता है वो होता है 10%। अगला है मानसून के समय। तो मानसून के समय जो है वो 74% जो है वो सर्वाधिक वर्षा मानसून के समय ही होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अभी मैंने आपको बताया था ना 70 से 75% के बीच में, तो ये 74 हो गया। और प्रत्यावर्तित मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो आपको पता है तमिलनाडु में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है। तो वो कितनी होती है लौटते हुए मानसून या प्रत्यावर्तित मानसून से? 13%। तो चारों जो डाटा हैं वो आप अच्छी तरह
ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों भारत के मेघालय राज्य के किस स्थान पर? मासिनराम स्थान पर। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में न्यूनतम वर्षा पूछे या वर्षा की विरलता सर्वाधिक कहाँ होती है? तो वो है लेह लद्दाख। तो लेह स्थान ध्यान में रखना, ये तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है और मासिनराम है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तित मानसून किस भाग से आर्द्रता ग्रहण करती है? तो प्रत्यावर्तित मानसून को आप जानते हो लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। तो किस भाग से ये ह्यूमिडिटी या आर्द्रता ग्रहण करती है? तो ये ग्रहण करती है बंगाल की खाड़ी से। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में मानसून के अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो अरब सागर की शाखा से भी होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा होती है। तो वो कौन सी होती है, कहाँ पे होती है? पंजाब में। और एक बात और आप ध्यान में रखना, पंजाब में मानसून की अवधि सबसे कम कहाँ पाई जाती है? पंजाब में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम किस प्रदेश में प्रवेश करता है? तो इसकी भी अपन ने इनडायरेक्टली बात आपको पहले बता रखी है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो सबसे पहले किस प्रदेश में प्रवेश करता है? केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं किस नाम से जानी जाती है? तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असम का संदर्भ में ज्यादा आता है ये, वैसे बाकी असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों में जो मानसून से पहले जो तड़ित झंझाएं आती हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? मतलब ये बरसात ही है एक तरह से, जिसको अपन बोलते हैं बरसात का सोंटा। तो झंझाएं किस नाम से जानी जाती हैं? वो कहलाती हैं नॉरवेस्टर्स। नॉरवेस्टर्स जो झंझाएं हैं ये चाय की फसल के लिए लाभकारी होती हैं। तो साथियों इसका एक नाम और भी आता है, आगे अपन पढ़ेंगे, काल वैशाखी। नॉरवेस्टर्स को कई बार ऑप्शन में ये नहीं देकर काल वैशाखी भी दे देता है। तो काल वैशाखी भी आप ध्यान में रखिए, नॉरवेस्टर्स को ही कहा जाता है। तो क्या होता है नॉरवेस्टर्स या काल वैशाखी? मानसून से पूर्व असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में जो तड़ित झंझाएं आती हैं उनको इस नाम से जाना जाता है। और किस फसल के लिए लाभकारी हैं ये? तो वो है चाय के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण मैंने आपको पहले भी इनडायरेक्टली बता दिया है, पश्चिमी विक्षोभ है। कहां से इसकी उत्पत्ति होती है? भूमध्य सागर से। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? यह भी कई बार जो प्रश्न है ऐसा का ऐसा रिपीट होता है। तो दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? क्योंकि दिल्ली जो है वो समुद्र से अधिक दूरी पर है। अगला प्रश्न है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो भारत से आपको सबको पता है कि भारत के लगभग मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको सारी की सारी मैंने बातें बता रखी है। भारत के सामान्य परिचय में मानचित्र के द्वारा सारी की सारी जानकारियां आपको दे रखी हैं। आप वो वीडियो देखिए अच्छी तरह, कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, एकदम सरल वे में सारी बातें बता रखी हैं। तो 8 राज्यों में सबसे पहले जो है ये गुजरात में आती है, फिर आपको पता है राजस्थान में आती है, मध्य प्रदेश में आती है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट राज्य है मिजोरम। तो इसमें प्रश्न में क्या कह रखा है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर कौन सी रेखा गुजरती? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा आप जानते हैं पृथ्वी के दोनों गोलार्धों को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है, 0 डिग्री मान। तो यहाँ की जलवायु के पर क्या प्रभाव पड़ता अगर विषुवत रेखा गुजरती? तो जाहिर सी बात है तापमान भी अधिक होता और वर्षा भी अधिक होती। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, आप सभी जानते हैं, परंतु इसे उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। इसका क्या कारण है? तो देखिए साथियों, अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, लेकिन इसको जो है वो उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय देश कहा जाना चाहिए अगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका क्या कारण है? तो कारण है साथियों, देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। यह इसका स्पष्ट कारण है
क्योंकि देश की जलवायु का जो निर्धारण होता है वो उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। भारत का केवल दक्षिणी भाग ही उष्ण कटिबंध में स्थित है, फिर भी संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि देखो कारण, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है। तो एक तो ये कारण ध्यान में रख लेना, और एक देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। और भारत का जो उत्तरी भाग है साथियों, ये शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, भारत का उत्तरी भाग किस कटिबंध में है, तो शीतोष्ण कटिबंध में है। और भारत का दक्षिणी भाग किस कटिबंध में है, तो उष्ण कटिबंधीय है। और भारत को किस कटिबंध में रखा गया है, तो उष्ण कटिबंध में रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया था अल मसूदी के द्वारा, और ये अरब का विद्वान भूगोलवेता था अल मसूदी। अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस पहाड़ी प्रदेश में होती है? मेघालय की खासी पहाड़ियों में। इसके अलावा साथियों देखो, जैसे गारो की पहाड़ियां भी हैं, यहाँ जयंतिया भी हैं। तो जैसे ऑप्शन में आ जाए किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, एक में दे दे आपको खासी की पहाड़ियां, एक में आपको दे दे गारो की पहाड़ियां, एक में दे दे जयंतिया की पहाड़ियां। तो ध्यान में रखना, सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो खासी की पहाड़ियों में ही होती है, मेघालय में। अगला है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो इसकी अपन पहले बात भी कर चुके हैं, अरबी भाषा का शब्द है। यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से एक नई चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मानसून की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है। ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न आ जाता है कि मानसून की उत्पत्ति जो है वो अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है, तो वो हुई है मौसीम शब्द से। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह, किस भाषा के शब्द से हुई है, मौसीम शब्द से हुई है। और इसका तात्पर्य क्या होता है साथियों, शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ होता है हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना। ये मानसून की परिभाषा है, हवाओं की दिशा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? देखिए साथियों, प्रश्न है नहीं करता है, तो देखिए गल्फ स्ट्रीम जो है ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रख लिए, भारतीय मानसून को गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। तो प्रभावित कौन करता है, ये प्रश्न भी आ सकता है। तिब्बत का पठार प्रभावित करता है, एल नीनो प्रभावित करता है, और जेट स्ट्रीम जो हैं वो प्रभावित करती हैं। तो तिब्बत का पठार, एल नीनो और जेट स्ट्रीम, ये तीनों भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। और कौन प्रभावित नहीं करता, तो गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट आप जानते हो, जो तमिलनाडु वाला जो पूर्वी जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, और केरल की दिशा वाला जो पश्चिमी तट है उसको कहा जाता है साथियों मालाबार तट। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, इधर वाला तो हो गया मालाबार तट और पूरा वाला होता है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कौन से महीनों में होती है? अक्टूबर और नवंबर माह में होती है। यह भी प्रश्न कई बार आता है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, देश में महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? तो महाद्वीपीय जलवायु की स्थितियां कौन उत्पन्न करता है? हिमालय पर्वत करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा करती है? तो कौन सी मानसून शाखा देश में सर्वाधिक वर्षा करती है? बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिप्पेलस के द्वारा सबसे पहले जो है मानसून की खोज की गई थी। जिस समय पूरे देश में वर्षा होती है उस समय कौन से दो क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है? तो इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। पूरे देश में जब वर्षा होती है तो कौन से दो क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लौटते हुए मानसून से होती है तमिलनाडु में और पश्चिमी विक्षोभ से होती है जम्मू कश्मीर में। भारत में कुल कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? अब देखिए साथियों, ये सामान्य प्रश्न आपको आता भी होगा, लेकिन कई बार हमारा ये प्रश्न गलत भी हो जाता है, तो आप इसे हल्के में ना लें। भारत में कुल ऋतुएं पाई जाती हैं 6 ऋतुएं। देखो मैंने आपको क्रम से बताया सारी की सारी। सबसे पहली जो ऋतु आती है साथियों, हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर बात करें, चैत्र मास जो है वहाँ से अगर अपन चालू करें तो बसंत ऋतु सबसे पहले आती है। इसकी अवधि होती है चैत्र और बैसाख।
जिसको इंग्लिश कैलेंडर में नाम दिया गया है मार्च और अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु आती है बसंत के बाद में, ज्येष्ठ और आषाढ़ माह, मई और जून। वर्षा ऋतु जो है वो श्रावण और भाद्रपद में आती है, जुलाई और अगस्त। शरद ऋतु जो है आश्विन और कार्तिक में आती है, सितंबर अक्टूबर। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पौष में आती है, नवंबर दिसंबर। और सबसे अंतिम ऋतु है शिशिर ऋतु, ये माघ और फाल्गुन में आती है, जनवरी फरवरी में। फिर भी ये आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप इनको अच्छी तरह एक बार और स्मृति में बैठा लेना। प्रश्न आ सकता है साथियों, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो सरल प्रश्न होते हैं और हम गलत कराते हैं। हम टेंशन इस बात की लेते हैं कि हमारे प्रश्न गलत बहुत हो गए, तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि कठिन प्रश्न आपका गलत हो गया है। आप दिक्कत में तब आएंगे जब आपका सरल प्रश्न गलत होगा, क्योंकि वो कठिन प्रश्न तो अधिकांश का गलत होगा, लेकिन सरल प्रश्न अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप हजारों में जो हैं वो पीछे चले जाएंगे। तो साथियों, सारा का सारा जो ये टेबल सिस्टम है ये आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। सबसे पहले ऋतुओं का नाम याद कीजिए, फिर जो है वो अपना संवत के हिसाब से याद कर लीजिए, हिंदू संवत, और फिर जो है वो इंग्लिश संवत के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, कई बार परीक्षाओं में मौसम और जलवायु में अंतर पूछा जाता है, तो मैंने दोनों की परिभाषा के हिसाब से अंतर कर दिया है। मौसम से क्या तात्पर्य है? एक सीमित क्षेत्र, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने ये शब्द पकड़ लिया तो आप आसानी से इस प्रश्न को सही कर देंगे। एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत समय विशेष में वायुमंडल की अवस्था को क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। और जलवायु से क्या तात्पर्य है? जलवायु मतलब क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट से क्या तात्पर्य है? एक विस्तृत क्षेत्र तथा लंबी समयावधि। लंबी समयावधि कितनी? लगभग 30 से 35 वर्ष में मौसम की अवस्थाओं व विविधताओं का कुल योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारें क्या कहलाती हैं? तो साथियों देखो, इसी तरह का प्रश्न हमने पहले भी देखा था। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो मानसून से पूर्व जो झंझाएं आती हैं उसको क्या बोला जाता है? नार्वेस्टर बोला जाता है या काल वैशाखी। वैसा ही अगर प्रश्न आ जाए, कर्नाटक में कॉफी की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारें क्या कहलाती हैं? तो ये बौछारें कहलाती हैं चेरी ब्लॉसम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, एक प्रश्न है, मानसून से पूर्व की वर्षा को उत्तर पूर्वी भारत असम में क्या कहा जाता है, जो चाय की फसल के लिए लाभकारी होती है? तो क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर कहा जाता है। और नार्वेस्टर का दूसरा नाम क्या आ सकता है परीक्षा में? काल वैशाखी। अगला प्रश्न देखिए, मानसून से पूर्व की वर्षा को दक्षिणी भारत में आम की फसल हेतु लाभदायक होने के कारण आम्र वर्षा या मैंगो शोवर्ष कहा जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। चेरी ब्लॉसम जो है वो कर्नाटक क्षेत्र में कहा जाता है मानसून से पूर्व वर्षा को। नार्वेस्टर काल वैशाखी जो है मानसून से पूर्व उत्तर पूर्वी भारत में जो वर्षा होती है उसको कहा जाता है, जो चाय की फसल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से दक्षिणी भारत में जो मानसून से पूर्व की वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा, आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए साथियों। अधिक से अधिक साथियों में इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए साथियों, सब्सक्राइब करने से न आपका कुछ खर्चा हो रहा है और न मुझे कोई आय होने वाली है, क्योंकि साथियों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये निस्वार्थ भाव से बना रहा हूँ, ताकि बेरोजगार भाई और बहन जो हैं कल को भावी अध्यापक बने और किसी भी क्षेत्र में जाएं तो वो याद करें कि हाँ, वास्तव में सर की जो उपलब्धि है वो भी हमारी सफलता में कुछ भाग रखती है। बस मेरे लिए तो असली सुख उसी दिन प्राप्त हो पाएगा जिस दिन आप सफलता के रथ पर सवार होंगे और मुझे व्यक्तिगत रूप से कहेंगे कि इस वास्तव में सर हमने आपके सारे वीडियो देखे और अधिकांश जो प्रश्न हैं वो आपके वीडियोस में से आए और भगवान की दया से हमें याद भी परीक्षा की तिथि तक रहे। तो वही सब कुछ है मेरे लिए साथियों। अब आप स्वतः समझदार हैं, स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अब साथियों अगला प्रश्न है थार्नथवेट। थार्नथवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के संकेत। तो देखिए साथियों, दो तरह के प्रश्न आते हैं इसमें। एक तो कोवेन के अनुसार पूछा जाता है जलवायु वर्गीकरण के संकेत,
या थार्नथवेट के अनुसार। तो ये जो संकेत मैं आपको बता रहा हूं इसी से प्रश्न बनेगा। थार्नथवेट के अनुसार बी का क्या संकेत है, ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा जलवायु के। तो सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ए का मतलब होता है अति आर्द्र जलवायु, बी का मतलब होता है आर्द्र जलवायु, C1 का मतलब होता है शुष्क उप आर्द्र, C2 का मतलब होता है नम उप आर्द्र जलवायु, डी का मतलब होता है अर्ध शुष्क जलवायु और ई का मतलब होता है शुष्क जलवायु। तो इसमें साथियों इस तरह का जैसे प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र थार्नथवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के किस संकेत में शामिल है, ए बी सी डी ई। तो ई में आता है शुष्क मरुस्थल। तो इस तरह से आप ये ध्यान में रखिए, ए का संकेत क्या है, बी किसके लिए यूज में लिया जाता है, सी इन्होंने किस यूज में लिया है, डी थार्नथवेट ने किस यूज में लिया है। तो देख लीजिएगा अच्छी तरह ये। अगला प्रश्न है मालाबार तट की जलवायु कैसी है। तो मालाबार तट आपको पता है पश्चिमी तट केरल से जो लगता है वो मालाबार तट है। तो यहाँ की जलवायु है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु। आर्द्र उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है मालाबार तट पर। इस प्रकार की जलवायु मालाबार तट, उत्तर पूर्वी भारत तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती है। तो साथियों मेरा जो ये चैनल है जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड, ये तैयारी करवाने के लिए संकल्पित चैनल है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित रूप से मेरे द्वारा आपके बीच वीडियो प्रस्तुत की जाती रहेगी। अगला प्रश्न है मानसून की उत्पत्ति से संबंधित गतिक संकल्पना सिद्धांत किसकी देन है। तो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित देखिए साथियों 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं मुख्य रूप से। एक तो गतिक संकल्पना का सिद्धांत, ये दिया है एच फ्लोन ने। एच फ्लोन का सिद्धांत है मानसून का गतिक संकल्पना का सिद्धांत। एक आता है मानसून की तापीय संकल्पना का सिद्धांत, ये दिया है ई हेले ने। तो ये दोनों आप अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। लास्ट प्रश्न है साथियों वीडियो का, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जैसे अपन ने पहले बात की थी थार्नथवेट के वर्गीकरण की, वैसे ही कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आप ये जो सारे संकेत हैं ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो मैंने 3 राइट लगाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल 9 संकेत मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहला है AMW। इसका क्या तात्पर्य है साथियों, कौन सा क्षेत्र AMW के नाम से इन्होंने डोनेट किया है, तो वो है मालाबार व कोंकण तट तथा गोवा का दक्षिणी पश्चिमी तट। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्र भी AMW के अंतर्गत कोपेन ने शामिल किए हैं। AS ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी जो भाग है वो AS क्षेत्र के अंतर्गत आता है। AW क्या संकेत है, प्रायद्वीपीय भारत के कर्क रेखा के दक्षिण का अधिकांश भाग। तो कर्क रेखा के दक्षिण का जो अधिकांश जो भाग है वो आता है AW के अंतर्गत। अगला है BSHW, ये है मध्यवर्ती राजस्थान का क्षेत्र, पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र और हरियाणा का क्षेत्र। अगला है BWHW, ये है इंपॉर्टेंट राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, ये उत्तरी गुजरात इसमें आता है और हरियाणा का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आता है। CWG ये कई बार परीक्षाओं में आता है, उत्तर का जो विशाल मैदान है जो हम भौतिक प्रदेशों में पढ़ते हैं, उत्तर का विशाल मैदान, ये CWG क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। अगला है DFC, हिमालय का जो पूर्वी भाग है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जिसमें शामिल हैं, वो है DFC संकेतक। ET संकेत किसके लिए प्रयोग हुआ है, कश्मीर, लद्दाख व हिमालय के 3000 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले जो प्रदेश हैं उनके लिए कोपेन ने कौन सा संकेतक दिया है, ET। और एक है EF, इसमें क्या आता है, पश्चिमी व मध्यवर्ती हिमालय के 5000 मीटर से अधिक ऊंचे प्रदेश। तो 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले तो ET आते हैं और पश्चिमी और मध्यवर्ती हिमालय के 5000 मीटर से अधिक ऊंचे जो प्रदेश हैं वो आते हैं EF संकेतक के अंतर्गत। तो साथियों ये है आज अपना भारतीय भूगोल के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन क्लाइमेट, भारत की जलवायु। अगर साथियों आपको वाकई वीडियो अच्छा लगा है और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करें, साथियों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा नियमित रूप से जो वीडियो प्रस्तुत की जा रही हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।